बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था कि मैंने एक अच्छे से यूट्यूबर और साथ साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ इंटरव्यू करनी है। जी हाँ, मेरे साथ आज बैठे हैं डॉक्टर शलजीत साहब, जो कि एक बेस्ट यूट्यूबर भी हैं और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं रिगार्डिंग उनके जो लेक्चर्स हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के। तो उस लिहाज से हमने आज उनसे एक इंटरव्यू करनी है। उनकी जो यूट्यूब एक्सपीरियंस है, इसके अलावा जो मेडिकल एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपने जो आपकी जो प्री मेडिकल लाइफ है, मतलब MBBS से पहले आपकी जो लाइफ है, आपकी जो FSC है, मैट्रिक है, उस हवाले से आपने हमें थोड़ी सी गाइडेंस देनी है कि मतलब आपने वो लाइफ कैसे गुजारी है। ठीक है, मेरा ताल्लुक़ है पनियाला से। पनियाला ज़िला डेरा इस्माइल खान का एक छोटा सा गांव है। तो इब्तिदाई तालीम मैंने सेंट हेलन हाई स्कूल फादर स्कूल से हासिल की, मैट्रिक वहाँ से किया और उसके बाद FSC वैनसम से की। तो शुरू से मेरा स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा रुझान था, मैं क्रिकेट खेलता था और पढ़ाई में भी अच्छा था। और शुरू से ही शौक़ था कि अगर डॉक्टर बन जाए तो बस। फिर अल्लाह का करम हुआ और एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, FSC में भी अच्छे मार्क्स आए और खैबर में दाखिला हो गया। सर, इसके बाद आपने हमें जो MBBS लाइफ है, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है और आपकी MBBS लाइफ सिंपल आपकी कैसे गुजरी है और आपकी क्या एक्सपीरियंस है? जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए तो खैबर मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया था। और खैबर मेडिकल कॉलेज वाकई, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वो वाकई मेडिकल कॉलेज है। वो मुकम्मल फ्री फ्लेज कॉलेज था, तो वहाँ हमने बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा। मैं तो पढ़ाई में आपको साफ बताऊं तो काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन ये है कि प्रेप्स में पढ़ के पास हो जाता था, कोई सप्ली मेरी नहीं आई और क्रिकेट बहुत खेली है। मज़ीद डिस्कशन से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ नीचे रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी सर, इसके बाद आपने जो पोस्ट MBBS लाइफ है, आपने स्पेशलाइजेशन कहाँ से की और इसके अलावा दूसरे जो स्टडीज़ हैं वो आपने कहाँ से की और क्या एक्सपीरियंस रही आपकी? हाउस जॉब तक तो मैं पेशावर में था। फिर हाउस जॉब करने के बाद पार्ट 1 मैंने किया ऑप्थेल्मोलॉजी में। पहले मेरा भी इरादा था कि मैं आई की जो ट्रेनिंग है वो पेशावर से करूँ, क्योंकि वहीं मैंने सारी तालीम हासिल की थी, लेकिन वहाँ मुझे पेड सीट नहीं मिल रही थी। तो मेरे साथ बाकी कुछ दोस्त भी थे, तो हमने सोचा कि 6 महीने के लिए हम लाहौर चले जाते हैं, पंजाब में पेड सीट मिल जाती थी। 6 महीने हम वहाँ ट्रेनिंग कर लेंगे, फिर वहाँ से माइग्रेट कर लेंगे, क्योंकि आसान काम था। तो हम 4-5 दोस्त थे, हम चले गए। मुझे म्यू हॉस्पिटल में मिल गई। वो बड़ा सुनहरा दौर था ट्रेनिंग के लिहाज से कि वहाँ पे आपको बस आपने प्रोफेसर से मिलना होता था, वो आपको रिकमेंड कर देता था और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। आजकल सेंट्रलाइज सिस्टम है जो बड़ा मुश्किल सिस्टम है, और अब वो मज़े नहीं रहे। तो बस जब वहाँ ट्रेनिंग शुरू की तो 6 महीने जब मैंने वहाँ काम किया म्यू अस्पताल में और वहाँ आँखों की ट्रेनिंग देखी, तो वो फिर मुझे इतनी पसंद आई कि मेरे बाकी दोस्त तो फिर चले गए वापस पेशावर, लेकिन मैं वहीं रह गया। और मैंने फिर वहाँ ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग में फिर मैंने दिन रात मेहनत की। वहाँ पहले दिन ही जो एक असाइनमेंट मिली थी वो मैंने अच्छी तरह प्रिपेयर की। तो वहाँ जो हमारे बाकी पंजाबी दोस्त थे उनके ऊपर इम्प्रेशन चला गया कि जो खान आया हुआ है ये बड़ा पढ़ने वाला बच्चा है, फिर मुड़ के नहीं देखा। तो जब IM आया तो उस वक्त वहाँ के जो दोस्त हैं, पंजाब में बड़ा प्रोफेशनल सिस्टम है ट्रेनिंग का, तो वो बाहर के एग्ज़ाम्स दे रहे थे, FRCS की पार्ट A वगैरह, ICO, तो उनके साथ मैंने भी दिए और अल्लाह का शुक्र है कि वो साथ साथ होते गए। तो जब हमने FCPS की ट्रेनिंग मुकम्मल की तो FRCS, ग्लासगो, एडिनबरा, ICO, इनके भी 2-2 पार्ट्स निकल चुके थे, वाइवा रहता था सिर्फ। तो अगर मैं वहाँ ना होता तो फिर मेरा सिंपल FCPS होता। तो वहाँ बाकी कुलीग्स के देखा देखी, क्योंकि वहाँ एक ट्रेंड था कि हर कोई बाहर के एग्ज़ाम्स भी देता था। तो इस तरह मेरी जो है फिर जो पंजाब में ट्रेनिंग की तो साथ में FRCS भी हो गया और FCPS भी हो गया। मतलब आपकी इन सब बातों का निचोड़ हम ये निकाल सकते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम पे इम्प्रेशन अच्छी पड़ जाए तो फिर बंदा उसको मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करता है। बिल्कुल, फिर शर्म में भी पड़ता है बंदा ना।
सर, तो आपने फिर जो ऑप्थेल्मोलॉजी है उसको कैसे मतलब एज अ फील्ड चूज़ किया और कैसे इसमें फिर आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट की? ऑप्थेल्मोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें ना कोई इमरजेंसी है, ना आपको ज़्यादा थकना पड़ता है, 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। तो उसमें हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उसके लिए आपको भरपूर वक्त मिलता था। इलेक्टिव फील्ड है, ना इसमें कोई मॉर्टेलिटी है, कोई मरता नहीं है। ऑप्थेल्मोलॉजी एक ऐसी फील्ड है कि इवन जब मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी स्टार्ट की तो मेरे घर में बड़ी मुखालफत हुई। उन्होंने कहा आँख का तो डॉक्टर को भी हम डॉक्टर नहीं मानते ना, डॉक्टर तो या जनरल सर्जन होता है या पीडियाट्रिशियन होता है या फिजिशियन होता है, इतनी सी छोटी आँख, ये तो तुम अपने आप को ज़ाया कर रहे हो। तो काफ़ी मुझे रेजिस्टेंस थी, लेकिन आप जिस फील्ड में भी जाएं, अगर आप उसमें मेहनत करें, मैंने दिन रात मेहनत की। पार्ट 1 के बाद ऑप्थेल्मोलॉजी से मोहब्बत की, मैंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया, हर वक्त पेशेंट्स देखना, उनकी फाइंडिंग्स नोट करना। तो अब ऑप्थेल्मोलॉजी में भी अल्लाह का शुक्र है, और ऑप्थेल्मोलॉजी इतनी वर्सटाइल फील्ड है कि वो वाइड स्पेशलिटी है जिसमें फिजिशियन भी आप हैं, सर्जन भी आप हैं। बाकी जितनी फील्ड्स हैं, अगर आप गुर्दों की फील्ड देखें, नेफ्रोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है। अगर आप हड्डियों की फील्ड देखें, रूमेटोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो हर फील्ड को 2 में डिवाइड किया गया। ऑप्थेल्मोलॉजी में आप सर्जन भी हैं, फिजिशियन भी हैं, आपकी ओपीडी भी ज़्यादा होती है और सर्जरी भी नीट एंड क्लीन है। जो इसका एक ड्रॉबैक है वो ये है कि इसकी जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी कॉस्टली है। जैसे अगर आपको एक आउटडोर बनाना है, आउटडोर क्लिनिक जैसे ये बना हुआ है, तो ये 50 लाख रुपए का, 50 लाख तक आता है एक एवरेज। और फिर आपने अगर सर्जिकल सेटअप भी साथ करना है तो 1 करोड़ का खर्चा है। लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग फील्ड भी है। मतलब इसकी सर्जरी, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी है जो मोस्ट कॉमन है, जैसे आप, तो वो जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो 5 से 10 मिनट आपको लगते हैं। सर, इसके बाद आपने जो आपका यूट्यूब एक्सपीरियंस है वो आपने हमारे साथ शेयर करना है कि आपको यूट्यूब का आइडिया कैसे आया और उसके बाद आपने इस पर कैसे काम शुरू किया और किस हद तक आप इसमें यूट्यूब की जो दुनिया है इसमें आप चले गए। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और ये जो है काफ़ी हमारे आज के जो प्रोग्राम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यूट्यूब चैनल हम शुरू से देखते थे, और उस पे जब हम ट्रेनी थे, हम यूट्यूब चैनल पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस की वीडियोस देखते थे, फिर उनको अगले दिन हम करते थे ओटीज़ में। एक तो टीचर पढ़ाता था, साथ टीचर तो एक ही दफ़ा कर रहा होता था। अगर हमसे कोई स्टेप मिस हो जाता था तो फिर हम यूट्यूब की मदद लेते थे। फिर दरमियान में एक वो वक्त भी आया जब यूट्यूब बैन हो गया था, आपको याद होगा। जी सर, बिल्कुल। तो हम काफ़ी सफ़र हुए, ठीक है जी। तो फिर जब मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर गोमल मेडिकल कॉलेज में आया तो एक हमारी स्टूडेंट थी, उसका यूट्यूब चैनल था। तो उसने मुझे एक दिन लेक्चर के बाद कहा कि सर आपको भी अपने यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, और हम जो है नजीब साहब का लेक्चर्स देखते रहते हैं। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने नजीब साहब का उस वक्त तक नाम नहीं सुना था। तो वो बड़े हैरान रह गए कि आपने नजीब साहब के लेक्चर नहीं सुने। फिर मैंने जब उनका चैनल देखा तो मुझे भी बड़ा पसंद आया कि वाकई वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने ठानी कि अब मैं नजीब साहब की तरह पूरी मेडिकल फील्ड को तो कवर ना करूं, लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने शोबे ऑप्थेल्मोलॉजी की कुछ वीडियोस बना सकूं तो ये भी एक सदका जारिया होगा। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता पहली इंतहाई शॉर्ट वीडियोस 20 सेकंड्स की कुछ बनाई, और उसके लिए एडिटिंग सीखी। पावर डायरेक्टर का इस्तेमाल जो सॉफ्टवेयर पे मैं शुरू से अभी तक बनाई है। पहले मुझे 2 से 3 घंटे लगते थे एक वीडियो एडिट करने में, और वो अब मैं 10 से 15 मिनट में वो काम कर लेता हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता इवोल्यूशन थी, मोबाइल भी अच्छे से अच्छा लेते गए। तो पहले की अगर आप वीडियो क्वालिटी देखें और अब देखें तो ये है कि चैनल को फिर मेरे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसको मैंने अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है। और मई या जून 2018 या 2019 से आज तक डेली मेरी एक कोई ना कोई वीडियो मैं देता हूँ, चाहे ईद का दिन हो या कोई भी फेस्टिवल हो, ओकेशन हो, मैं वीडियो लाजमी देता हूँ। और अब 20,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और मोनेटाइज भी हो चुका है मेरा चैनल। और इस पे कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो पूरी दुनिया में किसी और ने
पब्लिश नहीं की हुई, तो ऐसा कंटेंट भी है। अच्छा सर, ये जो आपके ऑडियंस है, जो ट्रैफिक है, वो कहाँ कहाँ से आते हैं? सिर्फ एशिया के मतलब है या यूरोप वगैरह के भी लोग इसको देखते ये हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि यहाँ के लोग मुझसे काफ़ी नाराज़ रहते हैं कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोज़ जो हैं वो इंग्लिश में होती है ना। उसकी वजह ये है कि जो मेजर ट्रैफिक है, मतलब 30% ट्रैफिक इंडिया से है, 15% यूएस से है, 15% यूके से है, 10% पाकिस्तान से है, फिर इजिप्ट है, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया। तो अगर आप देखें तो आपको भी पता है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका की जो ट्रैफिक होती है, इसका CPM अच्छा होता है ना। अब अगर मैं वो स्टार्ट मैंने इंग्लिश में लिया था, अगर मैं उर्दू की ज़्यादा दूं तो फिर मैं इनको लूज़ कर जाऊंगा ना। और इंग्लिश ऐसी है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, बिल्कुल सर। तो इस वजह से इंग्लिश में ही होती है ज़्यादातर। उर्दू में भी मैं देता हूँ, लेकिन बहुत कम। जी सर। और ज़्यादातर ट्रैफिक जो मेरा है, जो टॉप 3 कंट्रीज़ है, यूके, यूएस और इंडिया, मतलब अपनी जो कंट्री है पाकिस्तान, वो 4th नंबर पर है। अच्छा सर, इसके अलावा जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं, जैसे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको आपकी क्या रिकमेंडेशन है? उनको मतलब आपकी क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं करूँगा, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे आप पेजेस बना सकते हैं। और सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर हो गया, सब के ऊपर जो है आप, इवन व्हाट्सएप, इसके ऊपर जो है आप अपने ग्रुप्स बना सकते हैं और उसमें एकेडमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और इसका जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मैंने आपको बताया कि 2.5-3 साल या 4 साल से मुसलसल मैं रोज़ाना एक वीडियो बनाता हूँ। तो वो वीडियो मैं ऐसे नहीं बनाता कि अपनी तरफ से फिलबदी बोलता हूँ। मैं जैसे अपने क्लिनिक में बैठा होता हूँ या अस्पताल में होता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्टिंग साइंस नज़र आते हैं, मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ। फिर उसके लिए मैं पढ़ता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं गूगल पे जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उनकी मदद लेता हूँ। तो उससे मेरी खुद रोज़ाना की मेरी जो है ना लर्निंग होती है। तो आप स्टूडेंट्स को मेरा ये है कि आप इससे डबल फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो आपको फेम मिलता है, आपकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ होती है। अब मेरा जो चैनल है आई का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, टॉप मोस्ट है, ऑफ्थल्मोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान का हर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट मुझे जानता है, ठीक है। मैं जब कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ तो लोग मुझे मिलते हैं, मुझे खुशी होती है कि एक सेलिब्रिटी स्टेटस होती है ऑफ्थल्मोलॉजी में। तो दूसरा मेरी लर्निंग होती है, मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ, फिर उसको प्रेजेंट करता हूँ। तो मेरी पढ़ाई भी होती है, पॉपुलैरिटी भी होती है, और जब ये मोनेटाइज हो जाता है। और चौथी चीज़ ये है कि आगे दौर सारा सोशल मीडिया का है, तो आप जो मुख्तलिफ एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग टूल्स पे आपको कमांड हो जाती है, आप मुख्तलिफ फंक्शंस जो करते हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं कि आपकी लर्निंग होती है, ई लर्निंग हो जाती है। आपका अगर मोनेटाइज हो जाए तो आपको जो है इकोनॉमिकल बेनिफिट हो जाता है, आपको फेम मिलता है, और आपकी जो है लर्निंग जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की या गैजेट्स की, उस पर आपको कमांड हासिल होता है। तो सबको बनाने चाहिए। जैसे अब आपने बनाया है तो आपको बड़ा फ़ायदा, आपको एडवांटेज है एज का। आपने बड़ी कम उम्री में बनाया, हमने तो बुढ़ापे में बनाया, आपने तो कम उम्री में बनाया, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। तो इंशाल्लाह जब आप मेरी उम्र को पहुँचेंगे, 40 के करीब होंगे, तो आपके जो है इंशाल्लाह मिलियंस में होंगे सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह। तो मैं तो इनकरेज करूँगा जो ये बनाए, सबको मेरा एक्सपीरियंस सामने है। मैंने किसी से हेल्प नहीं ली, जिसकी वजह से मेरा चैनल इतना आगे नहीं गया। मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आपको शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, और अगले और औरों को इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे अब मैं बहुत बिज़ी आदमी हूँ, तो मुझे भी चाहिए कि 1-2 बंदों को ऐसे जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हों उनको हायर करूं, ताकि वो फिर मेरा जो है बर्डन शेयर हो। थैंक यू आपके बहुत ही कीमती टाइम के लिए। तो इंशाल्लाह हम आगे भी इस तरह वीडियोस शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ। जो बेस्ट यूट्यूबर्स हैं उनकी इंटरव्यूज़ करेंगे, और इस तरह सर से भी हमारी कोऑर्डिनेशन इंशाल्लाह चलती रहेंगी। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।